नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए अध्याय को पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है प्राचीन राज्य व्यवस्था। इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले देखते हैं आज हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे। हम आज चुनाव का उत्सव इस बिंदु से इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। उसके बाद शासकों का चयन किस प्रकार होता था उसके बारे में हम जानेंगे। उस समय के जनपद और महाजनपदों की जानकारी प्राप्त करते हुए सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एक बार रविवार के दिन नशिता जब सुबह जगी तो उसने अपने पिता को तैयार होकर कहीं जाते देखा। अब था तो रविवार का दिन, इसीलिए नशिता ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आज आपका ऑफिस बंद है, फिर भी आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर पिताजी थोड़ा खुश हुए और उन्होंने नशिता को समझाया। उन्होंने कहा, आज चुनाव का दिन है, मैं भी अपने शासक को चुनने जा रहा हूं। अब नशिता सोचने लगी। उसके दिमाग में कई प्रश्न उठने लगे। उसने सोचा कि पहले समय के शासक कैसे होंगे, उस समय शासक कैसे बनते होंगे। तो चलिए नशिता के इन सवालों का हम उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। 1952 ईस्वी में हमारे देश में प्रथम आम चुनाव हुए। तब से लगातार अब तक हमारे देश में अपने शासक को खुद चुना जाता है। लोग वोट देते हैं और अपने वोट की ताकत दिखाते हुए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। उस वक्त भी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी हाल ही में 2019 के चुनाव में हमारे देश की जनता ने अपने वोटों की ताकत से नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुना है। दोस्तों, इन्हें हम अपने वर्तमान के शासक कह सकते हैं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि बहुत पहले कुछ लोग शासक कैसे बनते थे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो जन का प्रमुख राजन होता है उसका चुनाव लोगों के द्वारा यानी लोगों के समूह के द्वारा बनी हुई एक समिति के द्वारा होता था। वह राजा शारीरिक और अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था, परंतु बाद में इस प्रक्रिया में परिवर्तन होने लगा था। लगभग 3000 साल पहले राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करने लगे थे। इन्हीं यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसे राजा अपनी साम्राज्य सीमा के विस्तार के लिए करता था। यज्ञ आयोजन के पूर्व वह अपने लोगों की देखरेख में एक घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार मान लिया जाता था। घोड़े को रोकने वाले चाहे कोई भी हो, चाहे वो राजा हो या कोई अन्य व्यक्ति, उसे यज्ञ कराने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। जब घोड़ा सकुशल वापस आ जाता था उसके बाद भी एक विशिष्ट यज्ञ संपन्न कराया जाता था। इसमें अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को भी आमंत्रित किया जाता था। वैश्य जैसे सामान्य लोग भी यहाँ पर भाग ले सकते थे, परंतु वे लोग जिन्हें शूद्र समझा जाता था वे इन अनुष्ठानों में शामिल नहीं किए जाते थे। महायज्ञ कराने वाले राजा की शक्ति में वृद्धि होती गई। अब वह राजा जन का राजा न होकर जनपद का राजा माना जाने लगा। जनपद में कई छोटे छोटे जन शामिल थे। उदाहरण के लिए कुरु और भरत को मिलाकर कुरु जनपद बनाया गया था। लगभग 2500 साल पहले
बड़े एवं शक्तिशाली जनपद महाजनपद में बदल गए। समस्त उत्तर भारत 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित हो चुका था। ये महाजनपद दो प्रकार के होते थे, गणराज्य तथा राजतंत्र। गणराज्य महाजनपद में शासन समूहों के द्वारा चलाया जाता था, जिसका चयन आम लोग करते थे। कोई भी राजा नहीं होता था, क्योंकि निर्णय लेने में बहुमत का आदर किया जाता था। वहीं दूसरी ओर राजतंत्रीय महाजनपद में राजा का शासन होता था। राजा का पद आनुवांशिक होता था। ऐसी व्यवस्था में राजा की मृत्यु के बाद सामान्यतः उसका बड़ा पुत्र ही राजा बनता था। बच्चों, वर्ण के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। इस समय की सामाजिक व्यवस्था भी वर्ण पर आधारित थी, क्योंकि कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का आधार अब जन्म हो गया था। लोग 4 वर्णों में विभाजित थे। ब्राह्मण, ये अध्यापन व यज्ञ का प्रमुख कार्य करते थे। क्षत्रिय, इस वर्ग में शासक आते थे। इनका कार्य युद्ध करना तथा प्रजा की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना था। वैश्य, इस वर्ग में कृषक तथा व्यापारी आते थे। शूद्र, इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। ब्राह्मण और क्षत्रिय को समाज में विशेष दर्जा प्राप्त था। क्षत्रिय एवं वैश्य यज्ञ भी करा सकते थे, लेकिन महिलाओं और शूद्रों को यज्ञ कराने का अधिकार नहीं था। ना ही उन्हें वेदों के अध्ययन अध्यापन का अधिकार था। इसके अलावा मानव जीवन 4 आश्रमों में विभक्त था। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, अगला था वानप्रस्थ आश्रम और अंत में लोग संन्यास लेना पसंद करते थे। इन सब का विवरण हमें जाबालोपनिषद में मिलता है। इस युग की संस्कृति में धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नए नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी, जिनमें विष्णु की पूजा तथा शिव की पूजा प्रमुख रूप से होती थी। यज्ञ के विधि विधान भी बहुत जटिल हो गए थे। इस समय जादू टोने तथा प्रेत आत्माओं इत्यादि में लोगों का विश्वास बढ़ने लगा था। इन अंधविश्वासों को धर्म में स्थान भी मिलने लगा। इस समय तप, त्याग तथा संन्यास पर विशेष बल दिया गया तथा यज्ञ इस संस्कृति का आधार बन गया था। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने आज चुनाव के उत्सव से इस अध्याय की शुरुआत की। उसके बाद शासकों के चयन के बारे में हमने अध्ययन किया, जनपद और महाजनपद के बारे में जाना और प्राचीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम इस अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसमें प्राचीन आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे। इसके अंतर्गत मगध महाजनपद और वज्जी महाजनपद के बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।